वेलकम टू SPMIS Academy डेली आंसर राइटिंग। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ डिस्कस करता हूं एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द रिव्यू पर्पस। सो आज का क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी में बोला गया है कि आप एक रेप्यूटेड कॉलेज के डीन हैं और एज अ डीन आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कॉलेज में एकेडमिक्स देखनी होती है एंड जनरल पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हाल में ही आपका जो कॉलेज मैनेजमेंट है उसने हॉस्टल की जो फ़ीस होती है उसको बढ़ाया है और इस डिसीजन ने स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट बना दिया है। स्टूडेंट जो हैं बहुत एंग्री हो गए हैं क्योंकि स्टूडेंट बॉडीज़ का कहना है कि ये जो फ़ीस बढ़ाई गई है ये बहुत ही गलत डिसीजन है और जो फ़ीस बढ़ाई गई है ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इट इज़ 3 times मोर देन द एग्जिस्टिंग फ़ीस। और तो और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं हॉस्टल में वो भी बहुत ही ख़राब हालत में है और ऐसे में इतनी ख़राब फैसिलिटीज़ के बीच में इस तरह से फ़ीस बढ़ाया जाना वो भी 3 times मोर देन द एग्जिस्टिंग फ़ीस, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। और इसी के लिए आज डेली बेसिस पर आपके कॉलेज में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। उसके बाद आपको बताया गया है कि एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड का बच्चा आपसे मिलने आता है और उसके बाद आपसे डिस्कस करता है कि कैसे वो जो नई फ़ीस है, जो होने वाली फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो बताता है कि उसके जो पापा है वो फार्मर हैं और उनकी बस इनकम इतनी ही है कि परिवार का जो फैमिली है उसका बस जितना बेसिक मिनिमम नीड्स हैं बस वही पूरी हो पाती हैं। उसने ये भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे ही गरीब बच्चे हैं जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसमें से एक गरीब बच्चे ने तो सेल्फ इमोलेशन की प्लानिंग कर रखी है। सेल्फ इमोलेशन मतलब होता है खुद को जला लेना, तो सेल्फ इमोलेशन कर देगा प्रोटेस्ट में। और ये भी बताया कि ये जो बच्चा है जो प्लान कर रहा है सेल्फ इमोलेशन का ये प्रोटेस्ट ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यू पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा कॉलेज पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं और इन्होंने ही प्लान उसको थोड़ा सा इंस्टिगेट करा है, उसको भड़काया है, जिसकी वजह से वो ये प्लान कर रहा है कि वो खुद को जला ही लेगा। अब इसके बाद आपको बताया गया है कि आप मैनेजमेंट का जो डिसीजन है फ़ीस बढ़ाने का आप उससे अग्री नहीं करते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं क्योंकि ये आपका एरिया भी नहीं है, आप डिसाइड भी नहीं कर सकते क्या फ़ीस होगी और इसलिए आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते। आप तो खुद ही डीन है जो मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट करा है। उसके बाद केस स्टडी में 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। पहली बात पूछी गई है कि इन सच अ सिचुएशन इज़ इट राइट टू मूव फॉरवर्ड विद द मैनेजमेंट डिसीजन। इसके बाद आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द मॉरल डिलेमास फेस्ड बाय यू और उसके बाद कम अप विद अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन बाय एनालाइजिंग ऑल द ऑप्शंस विद यू। तो मोटा मोटा इस केस स्टडी में 2 ही चीज़ें आपको आंसर करनी है। पहली चीज़ जो क्वेश्चन का ए पार्ट है दैट इज़ व्हाट आर द मॉरल डिलेमास फेस्ड बाय यू, क्या क्या मॉरल डिलेमा है जो आप फेस करने वाले हैं, और उसके बाद क्या सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है बाय एनालाइजिंग ऑल द ऑप्शंस विच आर देयर विद यू। जो क्वेश्चन में पहले पूछा गया है दैट इज़ इट राइट टू मूव फॉरवर्ड विद द मैनेजमेंट्स डिसीजन, ये अपने आप ही आंसर हो जाएगा जब आप पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द केस स्टडी को आंसर करेंगे। तो बाय द एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट इज़ इट राइट टू मूव फॉरवर्ड विद द मैनेजमेंट्स डिसीजन। चलिए देखते हैं कैसे अब इस केस स्टडी को आंसर करेंगे। बिफोर आई गो हेड आई वॉन्ट आप एक बार पॉज करके केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लें। सो केस स्टडी जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो कोई भी ऐसी बात अज्यूम ना कर ले जो कि लिखी नहीं है केस स्टडी में, जो लिखा है उसी पर ही ध्यान दें। और दूसरी बात, जो बात लिखी है उसमें से कोई भी बात मिस नहीं कर जाए। सो 2 बातें हैं, आपको कोई भी चीज़ जो है अज्यूम नहीं करनी है जो नहीं लिखी है और जो लिखा है उसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है।
एक बार जल्दी से देख लेते हैं केस स्टडी ने क्या क्या आपसे बोला है। फर्स्ट थिंग इज आपको आइडेंटिफाई करने हैं स्टेक होल्डर्स। इवन दो ये आपको बोला नहीं गया केस स्टडी में, लेकिन किसी भी एथिक्स की केस स्टडी में द फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स। जब आप एक बार स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कैसे उस केस स्टडी में आपको अप्रोच करना है। Then the next thing is identifying the moral dilemmas that has been asked in the part A of the case study. Next is what are the options available, that is the part B, and what will be the most appropriate action. Through this you can give the what is the suitable course of the action आप बता सकते हैं, and you can also tell will it be right to move forward with the management's decision or not. So अब सबसे पहले देखते हैं what are the key stakeholders and what are the issues with them. सो सबसे पहला स्टेक होल्डर है कॉलेज का मैनेजमेंट। कॉलेज का मैनेजमेंट की अपनी कुछ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से वो हॉस्टल की फ़ीस बढ़ा रहे हैं और उन्होंने 3 टाइम्स बढ़ाई है। दैट मीन्स 3 टाइम्स बढ़ाने का मतलब है बहुत बड़ा हाइक करा है। तो इसका मतलब उनको हॉस्टल में फील हुआ होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा लॉसेज में है हॉस्टल और इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी फीस। नेक्स्ट आर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं ये कम फीस चाहते हैं और इसलिए कम फीस चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं आपके ही कॉलेज में जो कि इतनी हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मोर ओवर जो सर्विसेज मिलती हैं हॉस्टल में वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि फ़ीस बढ़ाई जाए क्योंकि ना सर्विसेज अच्छी हैं और गरीब बच्चे जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। थर्ड स्टेक होल्डर इज़ यू योर सेल्फ हु इज़ द डीन ऑफ दैट कॉलेज। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर डीन हैं तो आप तो चाहते हैं कि बच्चों का भला होना चाहिए और बेस्ट एजुकेशन उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। आपने अगर केस स्टडी में देखा होगा तो इसमें लिखा भी था कि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिक्स एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली चीज़ तो आप एकेडमिक्स में देखेंगे कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए, उनका भला होता रहना चाहिए। दूसरी आपकी इम्पॉर्टेंट कंसर्न होगी कि किसी भी तरीके की अगर वायलेंस हो रही है कॉलेज में तो वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डीन ऑफ दिस कॉलेज, दैट इज़ गेटिंग हैम्पर्ड। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है। मोर ओवर अगर वायलेंस होती है कॉलेज में तो एकेडमिक्स भी ठीक से नहीं हो पाती है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा कि अगर कोई भी बच्चा सेल्फ इमोलेशन करने जाने की प्लानिंग कर रहा है और अगर वो कर लेता है तो उससे बच्चों के मन में एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप ही के कॉलेज का कोई बच्चा इस टाइप का काम कर ले, सुसाइड कर ले या सेल्फ इमोलेशन कर ले सो एज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फीस हाइक, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और तो और केस स्टडी के स्टार्टिंग में ही लिखा था दैट दिस इज़ अ रेप्यूटेड कॉलेज, और अगर ऐसे रेप्यूटेड कॉलेज का कोई बच्चा कर लेता है सुसाइड तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा उस कॉलेज की रेपुटेशन का। तो ये भी आपके लिए कंसर्न होगा कि कोई भी बच्चा ऐसा काम ना कर पाए, सेल्फ इमोलेशन ना कर पाए। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द मॉरल डिलेमास विच इज़ द पार्ट 1 ऑफ द आंसर केस स्टडी। सबसे पहला मॉरल डिलेमा है दैट देयर इज़ अ डिलेमा बिटवीन प्रोफेशनल एथिक्स एंड द पर्सनल एथिक्स। देखिए, आप इस कॉलेज के डीन हैं तो आपकी जो एज अ प्रोफेशनल पर्सन इट इज़ योर पार्ट ऑफ योर एथिक्स कि आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ हैं विच आर एकेडमिक्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर ही फोकस करते रहना चाहिए। सो आपके प्रोफेशनल एथिक्स डिमांड करते हैं कि बस आपको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है उन पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर पर्सनल एथिक्स भी हैं और आपके पर्सनल एथिक्स बोल रहे हैं कि आपको जो स्टूडेंट जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे इशू में जहाँ पर स्टूडेंट का वेलफेयर डैमेज हो रहा है वहाँ पर आपके पर्सनल एथिक्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए, यू मस्ट डू समथिंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिलेमा बिटवीन योर प्रोफेशनल एथिक्स एंड योर पर्सनल एथिक्स। द सेकेंड मॉरल डिलेमा इज़ द ड्यूटी वर्सेज राइट टू प्रोटेस्ट। देखिए, आप डीन हैं उस कॉलेज के, आपकी ड्यूटी है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे, लेकिन अगर डेली प्रोटेस्ट होती रहेंगी आप ही के कॉलेज में तो वो एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ नहीं हो पाएगा क्योंकि वायलेंस में कभी भी बच्चे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्लासेस नहीं ऑर्गेनाइज हो पाएंगी।
तो आपको एक तरफ तो ये भी इंश्योर करना है एज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज इज़ गोइंग गुड, इट इज़ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको ये भी पता है कि बच्चों के पास राइट टू प्रोटेस्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो ऐसे में उनका राइट टू प्रोटेस्ट भी डैमेज नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी अलाउड टू प्रोटेस्ट। येट योर ड्यूटी and ensuring that there is good administration in your college, that must also be followed. That is a second moral dilemma, that is a second dilemma which you are facing, कि आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी कराना है और स्टूडेंट के राइट टू प्रोटेस्ट भी आपको इंश्योर कराने हैं। The third moral dilemma is the dilemma between being a neutral person in an issue and versus the sympathy। देखिए, आप डीन हैं, आप उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट करा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करा है विच इज़ एकेडमिक्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे में जब कोई भी इशू जो आपके एरिया का नहीं है, ऐसे में आपको न्यूट्रल रहना चाहिए बच्चों के और मैनेजमेंट के बीच में। आपको किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए, यू शुड बी न्यूट्रल इन दिस केस। लेकिन आपके अंदर सिंपैथी भी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड के हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मोरओवर अगर कोई बच्चा सेल्फ इमोलेशन कर रहा है तब तो ये और भी ख़राब बात है, क्योंकि किसी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए ऐसे में। तो आपके अंदर एक फिर से मॉरल डिलेमा है, दैट इज़ हाउ टू बी न्यूट्रल इन सच अ केस and how to manage your emotion of sympathy. So this is the third moral dilemma in this case. Let us see that after having understood all the moral dilemmas, आप कैसे अपने options list down करते हैं। First option which you have is you do not interfere in this dispute. इसका कुछ मेरिट भी होगा। इसका मेरिट ये होगा कि आपके अच्छे रिलेशन बने रहेंगे मैनेजमेंट के साथ भी, स्टूडेंट के साथ भी, अगर आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट होगा कि आपके अंदर खुद से कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपका माइंड जो है दैट इज़ गोइंग टू वैल्यू द सिंपैथी इन यू। Moreover, it wants equity where every student has equal right over the education and the justice, जहाँ पर सही चीज, जहाँ पर हर एक बच्चे को उतनी ही फीस देनी पड़ रही है जितनी डिज़र्व होती है। सो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों ही जो कोर वैल्यूज़ होती हैं, सिंपैथी, इक्विटी एंड जस्टिस, दे आर गेटिंग वायलेटेड अगर आप चुप रह जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सो आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा ही आएगा। द सेकेंड ऑप्शन विच यू हैव इज़ दैट यू कैन talk to management and try to mediate between the student body and the management. So देखिए, इसका मेरिट ये होगा कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और कम से कम जो प्रोटेस्ट है वो रुक जाएगा या एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए रुकेगा। इससे ये होगा कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन फिर से स्मूथ हो जाएगा, वापस एकेडमिक्स स्टार्ट हो पाएंगी नॉर्मली। लेकिन इसका डिमेरिट ये होगा कि मैनेजमेंट कहेगा कि आप अपना जो ड्यूटी एरिया है उसको ब्रीच कर रहे हैं, जो काम आपको नहीं दिया गया है आप उसको भी कर रहे हैं, एंड इट मे ऑल्सो सी मी एज फेवरिंग द स्टूडेंट्स कॉज। So these are the two options which you have. Let us see that what is going to be the course of action in this case. देखिए, the first course of action is going to be that you must try to pacify the student. और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स, आप उनसे बात करें और इंश्योर करें कि किसी भी हालत में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ हैंड नहीं जाती है। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी जो है उसको डिप्लॉय कर दें कॉलेज कैंपस में, इसलिए जिससे कोई भी स्टूडेंट सेल्फ इमोलेशन जैसा काम बिल्कुल भी ना कर पाए। इफ़ रिक्वायर्ड आप पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने ऊपर एस्केलेट कर सकते हैं, डीएम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कॉलेज में सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे हो जाए और कोई भी स्टूडेंट कोई गलत काम नहीं कर पाए। सेकेंड चीज़ यू मस्ट डू इज़ दैट यू मस्ट ट्राई टू परसुएड द मैनेजमेंट। आप बात करिए मैनेजमेंट से, और जो फीस हाइक जो इतनी ज़्यादा करी गई है विच इज़ 3 times ऑफ द एग्जिस्टिंग फीस, यू मस्ट ट्राई टू रैशनलाइज दैट फी हाइक। सो इसके लिए ज़रूरी है, इसमें आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए जिससे उनके लिए इतनी ज़्यादा नहीं हो पाए। मोरओवर कॉलेज में फैसिलिटीज़ भी बेटर करी जाए, कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं उनमें फैसिलिटीज़ बेटर करी जाए, जिससे कि अगर किसी स्टूडेंट को फ़ीस ज़्यादा लग भी रही तो उसको जस्टिफाइड लगे फ़ीस कि हाँ ठीक है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जा रही है इसीलिए फ़ीस ज़्यादा बढ़ाई भी गई है। नेक्स्ट है
कि आप इसके बाद एक फॉर्मल मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करिए बिटवीन द स्टूडेंट बॉडीज़ एंड द मैनेजमेंट, और जिसके बेसिस पर कुछ फाइनल डिसाइड हो पाए कि इतनी ही फीस बढ़ाई जाएगी, और अगर कोई पुअर स्टूडेंट है तो उसको इस टाइप की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। वो बच्चे जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए गरीब बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो सेल्फ इमोलेशन करे या कुछ ऐसा काम करे, उन बच्चों को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे। देखिए, हर एक कॉलेज में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे जो कि इस मूवमेंट का यूज़ करके गरीब बच्चों को सेल्फ इमोलेशन या इतना ज़्यादा वायलेंस करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, उन बच्चों को इस मूवमेंट से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में अगर कोई बच्चे ने कुछ गलत काम कर लिया, सेल्फ इमोलेशन कर लिया, सो दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी करेक्टेड। तो उन बच्चों को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट की जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको सुना जाएगा। सो इस तरह से आप इस पूरा कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहे हो तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने यूनिक सजेशन यहाँ पर मेंशन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे बताए हुए कोर्स ऑफ एक्शन पर ही चलें, आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन भी ले सकते हैं विच यू थिंक इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। The advantage of writing case study is that there is no correct answer. कोई भी ऐसा नहीं होता है कि यही ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पर इनोवेशन का बहुत स्कोप होता है और आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो कुछ भी आपने न्यूज़ में पढ़ा है, सुना है, उसके बेसिस पर आप अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि इस केस स्टडी में मैंने बस 2 ही ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल। जो भी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि क्या और भी ऑप्शन क्रिएट करे जा सकते हैं, आप सोच पाएंगे कि कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको मैंने जानबूझ करके लिखा भी नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली इन द मॉरल डिलेमास यू कैन थिंक ऑफ मोर सच मॉरल डिलेमास इन दिस केस। सो आई वॉन्ट कि जो भी बच्चे इस केस स्टडी को लिखने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, प्लीज़ यूज़ योर माइंड, please think of more such moral dilemmas, please think of more such options and come up with the best course of action. You need to believe me on this, that writing more and more case studies, practicing more and more case studies will help you develop. Unless you do not think on the case studies, there is no point of practicing this. So इस तरह से आप इस case study को attempt कर सकते हैं. This is all from my side in today's session. Thank you.